हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए मैं पंकज कुमार आपको मुगल काल से संबंधित अगली कक्षा लेकर उपस्थित हूँ। आज हम लोग बात करेंगे जो हुमायूं होते हैं। हुमायूं ने आखिर जो आपको बताया गया था देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, उसके बाद अंतिम जो युद्ध उन्होंने बताया गया था, जो उनका महत्वपूर्ण युद्धों में से सरहिंद का युद्ध बताया गया था। आज अभी तक हम लोग देखा जाए तो जो देवरा का युद्ध होता है इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। फिर चौसा का जो युद्ध होता है उनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद जो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज जो हम लोग क्लास में पढ़ेंगे वो होता है सरहिंद का युद्ध। आखिर सरहिंद का युद्ध किन किन दो शासकों के बीच में होता है, उसका क्या परिणाम आता है, ऐसे तमाम बिंदु के साथ देखते हुए हम लोग फिर अपनी क्लास का समापन करेंगे। फिर उसके बाद जो हम लोग का अगली कक्षा होगी उसमें जो हुमायूं के पुत्र होते हैं, अकबर होते हैं, उनके शासनकाल के बारे में कल की क्लास में देखेंगे। चलिए एक बार कल की क्लास को हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि आखिर हमने जो युद्ध पढ़े थे इनको एक बार रिवीजन हो जाएगा, ताकि आपको आसानी से याद भी हो जाएगा और हमको एक रिवीजन मिल जाएगा आपको, ताकि जो आपकी क्लास जो होगी, जो आज वाली क्लास रहेगी, जो कल की क्लास रहेगी, कोई भी क्लास होती है एक बार शुरू होने में थोड़ा बच्चों का जो मन होता है वो इधर उधर भटकते रहता है। जो आपकी पिछली कक्षा रहेगी, पिछली कक्षा को रिवीजन करने से आपको एक रोचकता आती है, रोचकता आने से आपको जो मन होता है, एकाग्र होता है। उसके बाद फिर जो आज की कक्षा रहेगी फिर हम लोग प्रारंभ करेंगे। देखिए कल की कक्षा में आपको बताया गया था देवरा का युद्ध। अगर देवरा के युद्ध की बात की जाए तो वो कब होता है? 1532 ईस्वी में होता है। और उस युद्ध में किन के बीच होता है? हुमायूं और अफगानों के बीच होता है। अगर बात की जाए तो अफगान कौन होते हैं? अफगान वे होते हैं जो कह सकते हैं जो मुगल काल के प्रारंभ होने से पहले दिल्ली पे शासन कर रहे थे। वे और हुमायूं के बीच होता है। और इस अफगानों ने जो दूसरा युद्ध कह सकते हैं, अफगानों से जो युद्ध होता है उसमें जो कह सकते हैं मुगल काल के सगे संबंधी होते हैं या नाते रिश्तेदारी होते हैं, वे सभी भी सहयोग करते हैं। उसी के साथ साथ जो हुमायूं के भाई होते हैं वे भी सहयोग करते हैं। सहयोग करने का एक ही रीजन होता है, ताकि वे चाहते थे हुमायूं को सिंहासन से अपदस्थ करके स्वयं को सिंहासन पे आसीन करना चाहते थे। ये इन लोगों की लालसा थी। लेकिन ये उन लोगों की लालसा कह सकते हैं, उनके अरमानों पे पानी फिर गया। जो होता है देवरा का युद्ध होता है, उस युद्ध में हुमायूं की विजय होती है। जो अफगान होते हैं वो पराजित होते हैं। ये आपको देवरा का युद्ध बताया गया था। उसके बाद दूसरा होता है चौसा का युद्ध। कौन होता है? चौसा का युद्ध होता है, बात की जाती कब होता है? 26 जून 1539 ईस्वी के बीच होता है। किन के बीच होता है? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच होता है। इस युद्ध की बात की जाए तो इस युद्ध में हुमायूं पराजित होते हैं। पराजित होने के पश्चात जो शेरशाह सूरी होते हैं या शेर खां होते हैं वे विजय होते हैं। और इस युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण घटना ये होती है कि जैसे जब ये युद्ध प्रारंभ हो रहा था या ये युद्ध चल रहा था तो हुमायूं को अनुमान या कह सकते हैं हुमायूं को पता चल गया था कि उनकी सेना पराजित हो रही है, कह सकते हैं उनका शासन सत्ता पलटने वाला है। तो वे अपनी जान बचा के कह सकते हैं अपनी जान बचा के भागने की कोशिश करें। और इस उनकी जान बचाने में एक भिस्ती नामक जो कह सकते हैं निजाम नामक भिस्ती होता है, वो उनकी मदद करता है। मदद करने के पश्चात वह नदी पार कराता है। उसके बाद वह कहीं अन्य स्थान पर चले जाते हैं। और उसी के साथ साथ जो निजाम नामक भिस्ती होता है वह कह सकते हैं सेना का संचालन करता है। और कुछ क्षण के लिए कह सकते हैं कुछ घंटों के लिए वह कह सकते हैं उस राज्य का सेना या कह सकते हैं उस राज्य का नायक या कह सकते हैं सेना या कह सकते हैं सम्राट या कह सकते हैं शासक बनता है। अंत में देखा जाए तो अंत में वह पराजित होता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। जो निजाम नामक भिस्ती होता है उसके अंत में मृत्यु हो जाती है। और जब ये युद्ध कह सकते हैं जब शेरशाह सूरी जीतते हैं तो उन्होंने 3 कार्य कह सकते हैं। सबसे पहले 3 कार्य करते हैं। सबसे पहले का क्या करते हैं? उन्होंने अपने जो शेर खां होते हैं उन्होंने अपने आप को सुल्तान घोषित करते हैं। और दूसरा कार्य करते हैं, उन्होंने अपने आप को शेरशाह जो होती है शेरशाह की उपाधि धारण करते हैं। ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा युद्ध होता है जिसमें शेरशाह सूरी ने अपने आप को शेरशाह की उपाधि धारण की थी? वह चौसा का युद्ध होता है। और अंतिम कार्य करते हैं, उन्होंने शासनकाल में कह सकते हैं अपने नाम का खुतबा पढ़ाते हैं और अपने नाम का सिक्का जारी करवाते हैं। ये चौसे का युद्ध में यही महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद जो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है, उस युद्ध की बात की जाए तो ये होता है 17 मई 1540। कब होता है? 17 मई 1540 ईस्वी के बीच। किन के बीच होता है? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच होता है। इस युद्ध की बात की जाए तो इस युद्ध में भी शेरशाह सूरी विजय होते हैं और हुमायूं पराजित होते हैं। जब अब इस युद्ध में हुमायूं जो पराजित हो जाते हैं तो जो आगरा होता है और दिल्ली जो होता है वो शेरशाह सूरी के अधीन आ जाता है। जो हुमायूं होते हैं कह सकते हैं एक है हुमायूं जो होते हैं हुमायूं की जो स्थिति हो जाती है, एक कह सकते हैं जो वो कह सकते हैं वो दिल्ली के शासक न रह जाके एक आवारा शासक के रूप में घूमना प्रारंभ कर देते हैं। कह सकते हैं उनका कोई भी अस्तित्व ना होता है तो वे उनकी सहायता कह सकते हैं उनकी हित कह सकते हैं जो मदद करते हैं। ईरान के शासक तहमास्प थे, वो मदद करते हैं। वो कह सकते हैं उनको संरक्षण देते हैं। संरक्षण देने के पश्चात काफ़ी समय तक वे ईरान में रहते हैं। ईरान में जब रहने के पश्चात
जब शेरशाह सूरी ने सूर्यवंश का स्थापना करते हैं तो कुछ समय पश्चात जो उनकी मृत्यु होने के पश्चात जो उनके शासक होते हैं, कह सकते हैं जो उनके नए राजकुमार होते हैं, वे शासन संचालन करने में अक्षम होते हैं। इस सूचना को यह कह सकते हैं, यह समय या यह मौका हुमायूं को पता चलता है, तो हुमायूं ने उनके ऊपर कह सकते हैं जो उनके शासक होते हैं या उनके उत्तराधिकारी होते हैं उनके ऊपर आक्रमण करते हैं। आक्रमण करने के पश्चात पुनः वह दिल्ली को अपने अधीन कर लेते हैं। ये आपको कल की क्लास में बताया गया था। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सरहिंद का युद्ध। आखिर सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? हेडिंग डालिए सरहिंद का युद्ध। देखिए अगला युद्ध कौन सा होगा? सरहिंद का युद्ध। क्या होगा? सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध। सरहिंद की युद्ध की बात की जाए तो यह युद्ध कब होता है? 22 जून 1555 ईस्वी को। कब होता है? 22 जून 1555 ईस्वी को। कब होता है? 22 जून 1555 ईस्वी को ये युद्ध होता है। किनके किनके बीच होता है? अगर बात की जाए तो ये हुमायूं होते हैं और सिकंदर शाह सूर होते हैं। कौन होते हैं? सिकंदर शाह सूर। किनके किनके बीच होता है ये युद्ध? अगर युद्ध की बात की जाती है, एक तरफ होते हैं हुमायूं, सिकंदर शाह सूर, और दूसरे कौन होते हैं? दूसरे होते हैं हुमायूं। कौन होते हैं? सिकंदर शाह सूर होते हैं और हुमायूं होते हैं। इस युद्ध में कौन जीतता है? अगर विजय की बात की जाए, इस युद्ध में हुमायूं की विजय होती है, इनकी विजय होती है। ये इस युद्ध में जीत जाते हैं, विजयी होते हैं। ये होते हैं पराजित होने का क्या कारण था? देखा जाए तो जो 15 वर्ष कह सकते हैं हुमायूं का होता है, बीच में शासनकाल अपदस्थ हो जाता है, या कह सकते हैं सत्ताच्युत हो जाते हैं। सत्ताच्युत होने के बाद जो शेरशाह सूरी होते हैं उन्होंने एक नए वंश की स्थापना करते हैं जो सूर्यवंश होती है। फिर कुछ समय पश्चात उन्होंने शासन संचालन करते हैं, लेकिन एक अवस्था के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के पश्चात जो उनके शासक होते हैं या उनके पुत्र होते हैं वे अयोग्य शासक होते हैं। अयोग्य होने के साथ साथ वे शासन संचालन करने में या राज्य को संचालन करने में अयोग्य होते हैं, कह सकते हैं अक्षम होते हैं। जब ये बात कह सकते हैं हुमायूं को पता चलती है, उस समय हुमायूं की बात की जाए तो वह कहाँ थे? ईरान में थे। उनके बाद जब उनको ये बातें पता चलती है तो वे एक रणनीति बनाते हैं। रणनीति बना के उन्होंने कह सकते हैं दिल्ली पे आक्रमण करते हैं। दिल्ली पे आक्रमण करने के पश्चात जब ये जो सिकंदर साहब होते हैं वे कह सकते हैं जब ये युद्ध प्रारंभ होता है, सिकंदर साहब पंजाब की पहाड़ियों में भाग के आए। जब ये युद्ध चल रहा है, सिकंदर शाह क्या करते हैं? सिकंदर शाह पंजाब की पहाड़ियों में भाग जाते हैं। दिल्ली को छोड़ कर पंजाब की पहाड़ियों में भाग जाते हैं, पहाड़ियों में चले जाते हैं। आखिर पंजाबी पहाड़ी में क्यों जाते हैं? कह सकते हैं इस युद्ध से बचने के लिए और साथ ही साथ अपने जान की हिफाजत के लिए वे पंजाब की पहाड़ियों में चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि अगर जो हुमायूं होते हैं इस युद्ध में उनको पाएंगे तो वे उनकी हत्या कर देंगे। इसी वजह से वे अपनी जान बचाने के लिए कह सकते हैं अपनी राजधानी या कह सकते हैं अपना साम्राज्य छोड़ के वे कहाँ पे चले जाते हैं? पंजाब की पहाड़ियों में। वहाँ पे अपने आप को सुरक्षित स्थान पे रखते हैं या सुरक्षित स्थान ढूंढते हैं। और इस प्रकार बात की जाए तो जो सिकंदर शाह हैं, जब सिकंदर शाह पराजित हो जाते हैं, मुगलों ने पुनः दिल्ली पर अपना शासन स्थापित कर लेते हैं। अगला बिंदु लिखिए, इस युद्ध के पश्चात क्या होता है? इस युद्ध के पश्चात हुमायूं ने पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया। क्या होता है? जैसे जब ये सरहिंद का युद्ध होता है, सरहिंद के युद्ध के पश्चात जब हुमायूं विजयी होते हैं तो विजयी होने के पश्चात तो पुनः दिल्ली पे अधिकार कर लेते हैं। इसके पहले देखा जाए तो जो चौसा का या बिलग्राम का जो युद्ध या कन्नौज का युद्ध होता है, उस युद्ध की बात की जाए तो उस युद्ध में शेरशाह सूरी ने दिल्ली पे अपदस्थ कह सकते हैं जो हुमायूं होते हैं उनको सिंहासन से अपदस्थ कर देते हैं, सत्ताच्युत हो जाती है। उसके बाद वे इस पर कह सकते हैं शेरशाह सूरी का अधिकार होता है, लेकिन पुनः हुमायूं का कमबैक होता है। क्या होता है? हुमायूं का कमबैक होता है। कह सकते हैं जब उनके अयोग्य शासक होते हैं तो उन्हें पराजित करके उन्हें पुनः दिल्ली पे अपना सिंहासन या कह सकते हैं दिल्ली की बागडोर अपने हाथों में कर लेते हैं। जो मुगल काल के शासक होते हैं या जो मुगल काल के जो संस्थापक होते हैं, बाबर ने जो कह सकते हैं बागडोर हुमायूं को दी थी, पुनः हुमायूं ने उस बागडोर को अपने हाथों में पा लेते हैं।
चलिए कुछ और देखिए, चलिए कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं जो कह सकते हैं आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। इस टॉपिक को देखा जाए तो इतिहास आपका काफ़ी लंबा टॉपिक होता है, कह सकते हैं लंबा टॉपिक होता है। इसमें आप जितने भी घुसते जाएंगे कह सकते हैं उतना ही आपको ये जानकारी मिलती जाएगी। लेकिन आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो आपके बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, या कह सकते हैं जो परीक्षा में आने की संभावना रहती है, हम लोग उन्हीं टॉपिक या कह सकते हैं उन्हीं बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। अन्य बिंदुओं के बारे में या कहानी के रूप में उन्हें हम लोग नहीं देखना है, क्योंकि कहानी के रूप में देखेंगे तो वो आपका काफ़ी क्लास जो होती है, कह सकते हैं आपकी जो कक्षाएं होती है वो बढ़ती जाएंगी, जिससे आपको एक बोरियत लगने लगेगी। सुनने में तो आपको काफ़ी रोचकता लगेगी, लेकिन यही क्लास जैसे 10 दिन में समाप्त होने वाली होगी तो वही क्लास आपको 50 दिन में समाप्त होगी, जिससे आप ही का टाइम जो होगा वो कह सकते हैं जो आपका टाइम होगा वो बर्बाद होगा, कह सकते हैं। अगर पढ़ाई वहीं पे किया जाए जहाँ पे आपको जो काम की चीज़ केवल वहीं दिया जाए तो वो आपके लिए कारगर होगा। ये नहीं आपके काम के लिए 10 मिनट के समय काम की चीज़ को आपको 10 मिनट दिया जाए, बाकी 20 मिनट या 25 मिनट आपको अनर्गल बातें बताई जाए, तो वो आपको कह सकते हैं परीक्षा में डिस्ट्रैक्ट करेगी, या कह सकते हैं आपको जो परीक्षा हो गई आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप डिले होते जाएंगे या लेट होते जाएंगे, आपका सिलेबस उतना ही लेट होते जाएगा या पीछे चला जाएगा। इसी वजह से आप जहाँ भी पढ़ते होंगे जो भी काम की चीज़ होगी वो उतना पढ़िए, बाकी उससे ज़्यादा कुछ भी मत करिए। मटेरियल को आप इकट्ठा मत करिए, जो आपके काम की चीज़ है उसको इकट्ठा करिए। चलिए अगला बिंदु देखते हैं हम लोग क्या है। अगले बिंदु की बात की जाए तो देखिए, जो हुमायूं होते हैं, हुमायूं ने अपने शासनकाल एक महल का कह सकते हैं एक पुस्तकालय का निर्माण करते हैं। कौन सा? दीन पनाह जो पुस्तकालय होता है उसका निर्माण कराते हैं 1533 ईस्वी से 1534 ईस्वी में इस पुस्तकालय का निर्माण कराते हैं। कौन सा होता है? हुमायूं ने। अगले बिंदु देखिए, हुमायूं ने अपने शासनकाल में हुमायूं ने अपने शासनकाल में अपने शासनकाल में दीन पनाह महल, कौन सा महल? दीन पनाह महल। इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखिएगा, क्योंकि जो ही आपका महत्वपूर्ण रहेगा एक ऐसा महत्वपूर्ण रहेगा, इससे पूछा जा सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दीन पनाह महल जो होता है इसका निर्माण कौन कराते हैं, तो इसका निर्माण कौन कराते हैं? हुमायूं करवाते हैं। कब करवाते हैं? 1533 से 34 ईस्वी में। कितना? 1533 से 34 ईस्वी के बीच। अगर बात की जाती है कहाँ पे दीन पनाह महल की बात की जाए तो ये दिल्ली में अवस्थित है। कहाँ पे? दिल्ली में अवस्थित है। और इसी के साथ साथ जब जो हुमायूं होते हैं, हुमायूं ने जब कह सकते हैं जो सरहिंद का युद्ध होता है, सरहिंद का युद्ध के होने के पश्चात जब उन्होंने दिल्ली पे अपना अधिकार कर लेते हैं, अधिकार होने के पश्चात देखा जाए तो ये होता है जब वो सत्ता में होते हैं, पहली बार जब ये सत्ता में होते हैं तो इन्होंने इसका निर्माण कराते हैं। लेकिन जब सरहिंद का युद्ध होता है, जब दूसरी बार वे कह सकते हैं दिल्ली की बागडोर संभालते हैं, दूसरी बार वे सत्ता पर आसीन होते हैं, सत्ता पर आसीन होने के बाद अगला बिंदु लिखिएगा 27 जनवरी। क्या होता है? 27 जनवरी 1556 ईस्वी। कम 27 जनवरी 1556 ईस्वी को जो हुमायूं होते हैं, इसी दीन पनाह महल जो होता है, दीन पनाह जो महल होती है उसी की सीढ़ियों से गिर जाने से उनकी मृत्यु हो जाती है। क्या होती है? ये जो दीन पनाह महल होता है, कह सकते हैं दीन पनाह पुस्तकालय होता है, उनकी सीढ़ियों से गिर जाते हैं। सीढ़ियों से गिरने के पश्चात उनकी या कह सकते हैं खोपड़ी की हड्डी टूट जाती है। क्या होती है? खोपड़ी की हड्डी टूट जाती है। खोपड़ी की हड्डी के टूटने के साथ साथ उनकी मृत्यु हो जाती है। क्या होती है? लिखिएगा 27 जनवरी 1556 ईस्वी को, ये 56 ईस्वी को दीन पनाह पुस्तकालय दीन पनाह पुस्तकालय के सीढ़ियों से, कहाँ से? सीढ़ियों से गिर जाने से खोपड़ी की हड्डी, कहाँ की? खोपड़ी की हड्डी टूट जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। क्या होता है? देखा जाए तो जो 1533-34 ईस्वी में उन्होंने दीन पनाह पुस्तकालय का निर्माण करवाते हैं, जब उन्होंने दूसरी बार कह सकते हैं जो अपनी दिल्ली की सत्ता स्थापित करते हैं, स्थापित होने के पश्चात जो दीन पनाह महल बनवाते हैं, पुस्तकालय बनवाते हैं, वहाँ पे निरीक्षण के लिए जाते हैं। निरीक्षण पे जाने के पश्चात वे वापस आ रहे थे तो उनके पैर, कह सकते हैं उनका जो पैर होता है लड़खड़ा जाता है। लड़खड़ा जाने से उसकी सीढ़ियों पे गिर पड़ते हैं। सीढ़ियों से गिर पड़ने की वजह से उनकी जो खोपड़ी की हड्डी होती है वो टूट जाती है, और टूट जाने के पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे होती है? दीन पनाह महल पे, या दीन पनाह जो पुस्तकालय होते हैं उनकी सीढ़ियों पे उनकी मृत्यु हो जाती है।
अब अगला अगला पॉइंट देखते हैं। कुछ इतिहासकार होते हैं जो इनके बारे में लिखते हैं कि आखिर इनकी मृत्यु का क्या कारण होता है, इन्होंने अपने साम्राज्य में कैसी योजनाएं बनाते हैं। एक इतिहासकार के बारे में जान लेते हैं जो आपके महत्व या परीक्षा के दृष्टिकोण से कई बार उनके बारे में पूछा जा चुका है। वो होता है लेनपुल। कब होता है? लेनपुल। लेनपुल कहते हैं कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अगला बिंदु लिखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखते हैं इतिहासकार कौन होते हैं? लेनपुल। लेनपुल हुमायूं के बारे में क्या कहते हैं? लेनपुल की बात की जाए तो ये कहते हैं कि हुमायूं, यहाँ लिखिए, हुमायूं जो होते हैं जीवन भर लड़खड़ाते रहते हैं। क्या होता है? हुमायूं जो होते हैं, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाते रहते हैं, लड़खड़ाते रहते हैं। क्या होता है? हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाते रहते हैं। और लड़खड़ाते हुए ली और लड़खड़ाते हुए ही उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। आखिर जो लेनपुर होते हैं उन्होंने ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा उनका कहने का मतलब होता है, अभी तक देखा जाए तो जो उन्होंने कह सकते हैं कि जो कन्नौज का युद्ध कह सकते हैं, जो उन्होंने चौसा का युद्ध होता है या कन्नौज का युद्ध होता है, उन दोनों युद्धों में पराजय होने के पश्चात उनको अपना साम्राज्य छोड़ना पड़ता है। कह सकते हैं दर बदर की ठोकरें खाना पड़ता है। उसी के साथ साथ जब ये कह सकते हैं लड़खड़ाते रहते हैं या ठोकरें खा रहे रहते हैं, उसके बाद जो उन्होंने जो महल का या पुस्तकालय का निर्माण कराते हैं, उसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर जाने की वजह से या लड़खड़ा के गिर जाते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी वजह से जो इतिहासकार लेनपुल होते हैं वो हुमायूं के बारे में कहते हैं हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अपने शासनकाल में लड़ता ही रहता है। देखा जाए तो जो कई युद्ध कह सकते हैं, जो चौसा का युद्ध होता है और कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है, उन दोनों में पराजय होती है। पराजय होने के पश्चात वे कह सकते हैं साम्राज्य से पतस्त हो गए, या कह सकते हैं शासन संचालन से वे दूर हो जाते हैं और कई दर दर की ठोकरियां भटकते रहते हैं। इसी वजह से लेनपुल ने ये कहा था हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ये कह सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। एक कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस पर डबल स्टार बना लीजिएगा। क्या होता है? डबल स्टार, क्योंकि इस पर ये कई बार पूछे जा चुके हैं कि वह कौन से इतिहासकार होते हैं। या तो आपसे पूछ दिया कि जीवन भर ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा शासक होता है कुछ जो जीवन भर लड़खड़ाता रहता है और लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है? वो होते हैं हुमायूं होते हैं। अगर आपका इतिहासकार का नाम पूछ ले तो कौन कहते हैं? लेनपुल कहते हैं। किसके बारे में? हुमायूं के बारे में। अगला बिंदु देखिए। अगले बिंदु की बात की जाए तो जो हुमायूं का मकबरा होता है, क्या होता है? हुमायूं का मकबरा जो होता है, हुमायूं का जो मकबरा होता है, ये क्या होता है? तैमूर वंश का, तैमूर वंश का, ये तैमूर वंश होता है उसका, तैमूर वंश का शमशान गृह कहलाया। ये याद रखिएगा, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो तैमूर वंश का शमशान गृह कौन सा शासक होता है, कौन सा मुगल शासक होता है जिनके कब्रिस्तान को या कह सकते हैं जिनको कब्र को तैमूर वंश का शमशान गृह कहलाता है, शमशान घर कहलाता है। आखिर तैमूर वंश से इनका क्या संबंध था? अगर बात कीजिए तो तैमूर वंश होता है, जो बाबर होते हैं या कह सकते हैं हुमायूं के जो पिता होते हैं वो बाबर जो होते हैं, वे तैमूर वंश से, उनके पिता का संबंध जो उमर शेख मिर्जा थे उनका संबंध तैमूर वंश से था। और उनकी जो माता थी, बाबर की जो माता थी कुतुब निगार खां जो थी, वो कह सकते हैं चंगेज खां से संबंध था। इस प्रकार दो महान हस्तियों के बीच के दो जो महान हस्तियाँ होती हैं उसके बाद ये हुमायूं उत्पन्न होते हैं। क्या होता है? एक तो तैमूर वंश होता है, दूसरा चंगेज खां या चंगेज वंश होता है। इन दोनों वंशों या सम्मानित वंशों की वजह से हुमायूं का जन्म होता है। इन्होंने इसी वजह से जब इनकी हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तो जो तैमूर वंश होता है, इसी वजह से इनको उनके जो कह सकते हैं कब्र होती है, कह सकते हैं जो इनका मकबरा होता है, तैमूर वंश का कह सकते हैं शमशान गृह कहलाता है। क्यों कहलाता है? जो उनके पिता होते हैं बाबर जो होते हैं, बाबर के संबंध जो होते हैं, उनके बाबर के जो पिता होते हैं उमर शेख मिर्जा, उनका संबंध तैमूर वंश था। इसी वजह से इनके शासन कह सकते हैं, इनके मकबरा को शमशान गृह कहलाता है तैमूर वंश का। और इसी के साथ साथ जान लेते हैं कि आपको बता दिया जाए कि जो कॉर्निश और जो कॉर्निश एवं तस्लीम जो शैली होती है, कॉर्निश व तस्लीम,
तस्लीम जो प्रथा होती है इन्हीं के जो होते हैं इन्हीं के शासनकाल में प्रारंभ होती है। हुमायूं के मुगल काल में ऐसा एक शासक होते हैं जिन्होंने शासनकाल में जो कार्निश होता है और तस्लीम जो शैली होती है, तस्लीम जो होती है, ये इन्हीं के शासनकाल में या इन्हीं के साम्राज्य में प्रारंभ होती है, हुमायूं के शासनकाल में ही प्रारंभ होती है। और इनके शासन में कई कार्य होते हैं, जैसे नौरोज होता है और तुलादान होता है, ऐसे कई कार्यक्रम इनके क्या कह सकते हैं इनके शासनकाल में प्रारंभ होते हैं। अब हम लोग कल की क्लास में देखेंगे कि आखिर जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, हुमायूं की मृत्यु के पहले कह सकते हैं हुमायूं की मृत्यु के पश्चात हम लोग देखेंगे कि जो सूर्यवंश होते हैं, सूर्यवंश के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।